हेलो एवरीवन, आपका अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जेएनयू बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। किसके बारे में? फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। तो केमिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर की जो पहली यूनिट है जिसका नाम है एमिनो एसिड। क्या नाम है? एमिनो एसिड। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एमिनो एसिड क्या होता है, इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, उसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारे एमिनो एसिड की। इसकी बात करते हैं एमिनो एसिड की, क्योंकि जो यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का मतलब क्या होता है ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। क्या है? सबसे ज़रूरी है। तो एमिनो एसिड में क्या ध्यान रखना है अपने को? तो जो एमिनो एसिड है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? तो इसमें एक चीज़ तो रहेगी, इसके अंदर NH2 समूह होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? NH2 समूह होना चाहिए। दूसरा इसमें कौन सा समूह होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए कार्बोक्सिलिक समूह। तो एक एमीन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। तो जिस कार्बन की जो श्रृंखला है या फिर जिस कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ये दोनों समूह उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एमिनो एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमिनो एसिड कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखना चाहे, जैसे यहाँ पर सी, यहाँ पर हो जाएगा COOH। यहाँ कार्बन की संयोजकताओं की बात करें तो हमने RR से कंप्लीट की है, एक R और एक H से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन भी है और यहाँ पर NH2 और उसके साथ साथ में कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित है। तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो परिभाषा के रूप में सिंपल सा है। तो अमीनो अम्ल जो है वो जैविक जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण अणु है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण अणु है, क्योंकि इनको बाद में हम दो भागों में बांटते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक के रूप में। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्रोटीन की ईंटें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की ईंटें कहा जाता है। प्रत्येक प्राकृतिक प्रोटीन मूलतः 20 मानक एमिनो अम्लों के संघनन बहुलीकरण से निर्मित होते हैं। इन शॉर्ट में अगर समझे तो प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना है? तो प्रोटीन मिलकर बना है एमिनो अम्ल से। किससे मिलकर बना है? एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। उसके बाद में फिर क्या है कि रासायनिक रूप से इन्हें एमिनो अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इनके अणु में मुख्य रूप से दो विपरीत प्रकृति के क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। तो दो कौन सी प्रकृति के हैं? विपरीत प्रकृति के। कौन कौन से है? तो फर्स्ट है हमारे पास में एमिनो समूह, जो हमारे पास में है NH3। क्या है? NH3। दूसरा हमारे पास में क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह। लेकिन विपरीत प्रकृति कैसे है? तो सिंपल सी बात है, एमिनो समूह जो है, एमीन जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपने टॉपिक्स में पढ़ा भी होगा, एमीन की क्षारीय प्रकृति समझाइए, या फिर कुछ हमारे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन दे रखे होते हैं, फिर हमें बताना होता है कि कौन क्षारीयता के बढ़ते क्रम में, कौन क्षारीयता के घटते क्रम में है। वैसे अगर बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में भी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? इसके नाम में ही अम्ल छुपा है, सीधी सी बात है। बाकी हम जानते हैं H+ का त्याग करता है, इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। तो हमारे पास में दो हो गए। फिर आता है हमारे पास में रासायनिक सूत्र की। अगर हम बात करें सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सामान्य रासायनिक सूत्र हमारे पास में है NH2CHR और यहाँ पर क्या है? COOH। आर का मतलब क्या है? पार्श्व श्रृंखला है। क्या है? पार्श्व श्रृंखला, जो प्रत्येक एमिनो अम्ल में क्या होती है? भिन्न होती है और इसके विशिष्ट गुणों को निर्धारित करती है। तो ये हमारे पास में इसमें देख सकते हैं एमिनो समूह भी है, कार्बोक्सिलिक भी है और उसके साथ साथ में कौन है? कार्बन भी है। कौन है? कार्बन भी है। अब यहाँ पर बात आती है कार्बन की दो संयोजकता, तो एक हमने हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट कर लिया और एक किसके थ्रू कर ली? एल्किल समूह के द्वारा। कोई भी हो सकता है, हर किसी में अलग अलग होता है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर दो आर हो, सिंगल आर भी हो सकता है, और मुख्यतः अधिकांश रूप से हमेशा सिंगल आर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। क्या आता है? एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो एमिनो अम्ल का जो वर्गीकरण है
वो हमारे जेएनयू में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। तो क्या है हमारे पास में, तो आर समूह या फिर पार्श्व श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर, आर समूह या फिर पार्श्व श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर। तो ये सबसे व्यापक और वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इसके आधार पर 20 मानक एमिनो अम्ल को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में 4 भाग है। कितने भाग है, 4। कौन कौन से है, फर्स्ट है हमारे पास में अध्रुवीय जल विरोधी। कौन सा है, अध्रुवीय जल विरोधी। दूसरा है ध्रुवीय उदासीन। क्या है, ध्रुवीय उदासीन। थर्ड पे हमारे पास में अम्लीय ऋणात्मक आवेशित। कौन सा है, अम्लीय ऋणात्मक आवेशित। फोर्थ पे हमारे पास में क्षारीय धनात्मक आवेशित। ठीक है, तो अध्रुवीय हो जाएगा, फिर ध्रुवीय है, फिर हमारे पास में अम्लीय है और क्षारीय। 4 प्रकार है हमारे पास में। अब इसमें क्या क्या है उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो अध्रुवीय में कौन कौन आता है, तो अध्रुवीय में आता है ग्लाइसिन, एलानीन, फेनिल, ल्यूसीन और फेनिल एलानीन। फिर इसके प्रमुख गुण क्या है, ये जल में कम विलय है। क्या है, कम विलय है। अगर पूछा जाए जल में कम विलय क्यों है, क्योंकि यह कैसे है, अध्रुवीय प्रकृति के है। कैसे है, अध्रुवीय प्रकृति में। और जल में कौन मिलते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के विलय होते हैं। और दूसरा इसका नाम ही क्या है, जल विरोधी है। तो सिंपल सी बात है, जल विरोधी इसका मतलब जल के साथ में कभी भी अभिक्रिया नहीं करते। प्रोटीन के आंतरिक भाग में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रोटीन के आंतरिक भाग में। फिर इसका कार्य क्या है, तो इसका जैविक कार्य है प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना को स्थिरता प्रदान करना। जो प्रोटीन की 3D हमारे पास में संरचना है, उसको ये क्या करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है हमारे पास में ध्रुवीय उदासीन। मतलब होगा तो ध्रुवीय प्रकृति का, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, बट कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। तो क्या इसके क्या एग्जाम्पल रहेंगे, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास में सेरिन, थ्रेओनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन। क्या है, ग्लूटामीन। ये क्या है, ये जल में अत्यधिक घुलनशील है। क्या है, जल में अत्यधिक घुलनशील है। क्यों है, क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के है। कैसे है, ध्रुवीय प्रकृति के है। हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। फिर क्या है कि एंजाइमों के सक्रिय स्थलों का निर्माण करता है। एंजाइमों के सक्रिय स्थलों का ये क्या करता है, निर्माण करता है। थर्ड पर आता है हमारे पास में अम्लीय ऋणात्मक आवेशित। अम्लीय और ऋणात्मक आवेशित है। इसमें कौन सा है, तो इसमें हमारे पास में है एस्पार्टिक अम्ल और दूसरा हमारे पास में ग्लूटामिक अम्ल। इसके क्या प्रमुख गुण है, तो इसमें क्या अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है और पीएच 7 पर कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश दर्शाता है। कौन से पीएच पर, पीएच 7 पर। कार्य क्या होगा इसका, तो धातु आयनों से बंधन करना। क्या करना, धातु आयनों या फिर क्या बोल सकते हैं, धातु सहकारकों से क्या करता है, बंधन करना, बंध बनाता है। क्या बनाता है, बंध बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्षारीय धनात्मक आवेशित। लाइसिन, आर्जानिन, सॉरी आर्जिनिन, हिस्टिडीन। इसका हमारे पास में अगर हम बात करें इसकी, तो इसके प्रमुख गुण क्या रहेंगे, तो इसके प्रमुख गुण है कि अतिरिक्त NH2 समूह। कौन सा, अतिरिक्त NH2 समूह, मतलब एक्स्ट्रा अगर हो NH2 समूह एक और, तो पीएच 7 पर ये क्या दर्शाएगा, धनात्मक। इसीलिए क्षारीय धनात्मक। अम्लीय में ऋणात्मक क्यों लिखा, क्योंकि अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक समूह पर ये क्या करता है, पीएच 7 पर ऋणात्मक आवेश दर्शाता है। इसका कार्य क्या है, इसके जैविक कार्य क्या रहेंगे, तो इसका है ऋणात्मक आवेशित DNA अणुओं के साथ आबंध बनाना। किसके साथ में, ऋणात्मक आवेशित DNA के साथ। किसके साथ में, ऋणात्मक आवेशित DNA के साथ में। फिर हमारे पास में दूसरा प्रकार है, तो दूसरा प्रकार है हमारे पास में चयापचय, मतलब मेटाबॉलिज्म या पोषण की आवश्यकता के आधार पर एमिनो एसिड के हम जो है वो टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या है, तो इसमें 2 प्रकार है, आवश्यक और अनावश्यक। तो आवश्यक में हमारे पास में क्या है, ये वो एमिनो अम्ल है जिनका संश्लेषण मानव शरीर स्वयं नहीं कर सकता।
अतः इन्हें दैनिक आहार या फिर भोजन के माध्यम से लेना अनिवार्य होता है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। कहने का मतलब सिंपल सा आवश्यक एमिनो अम्ल हेडिंग है, इट मीन्स सिंपल सी बात है, ये हमारे शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। लेकिन इसका संश्लेषण मानव शरीर स्वयं नहीं कर सकता। इसे बाह्य पोषक तत्वों के रूप में क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि आहार के रूप में इनका शरीर के अंदर क्या किया जाता है? भेजा जाता है। हम जो भोजन करते हैं या फिर जब हम जो खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उनमें इनकी उपस्थिति होती है, जो हमारे शरीर में आवश्यक एमिनो अम्ल की जो आवश्यकता है उसको क्या करता है? पूर्ति करता है। तो याद रखने का तरीका क्या रहेगा? तो याद रखने का तरीका हमारे पास में पीवीटी। क्या है? पीवीटी, टीआईएम और HALL। क्या है? पीवीटी, टीआईएम और HALL। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनावश्यक एमिनो अम्ल। क्या आता है? अनावश्यक एमिनो अम्ल। इसमें क्या है? इन एमिनो अम्ल का निर्माण मानव शरीर स्वयं अन्य चयापचय प्रक्रियाओं द्वारा कर लेता है। अब अनावश्यक है, इसकी का जो संश्लेषण है वो मानव शरीर अपने शरीर में कर लेता है, इसलिए इसे भोजन में अलग से लेना आवश्यक नहीं होता। तो हमारे शरीर में अगर इसका संश्लेषण हो रहा है तो सिंपल सी बात है, इसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। तो जेएनयू में हमारे पास में जो आता है ये किस में आता है? ये आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी लॉन्ग टाइप, पार्ट बी के अंदर ये हमारे लिए काम का है। तो एमिनो अम्ल में क्या हमारे पास में? तो NH2 समूह सीधे अल्फा कार्बन, कौन से है? अल्फा कार्बन, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े ठीक पहले कार्बन पर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? ठीक पहले वाले कार्बन पर। समस्त प्राकृतिक प्रोटीन केवल इसी रूप से निर्मित होते हैं, कारण हमारे पास में ग्लाइसिन और एनालिन है। बीटा एमिनो अम्ल की बात करें तो NH2 समूह जिस बीटा कार्बन पर उपस्थित होता है, उदाहरण क्या है हमारे पास में? बीटा एनल एलानिन, एक यह को एंजाइम ए का एक घटक है। फिर हमारे पास में गामा एमिनो अम्ल है, इसमें NH2 समूह जो है वो गामा कार्बन पर जुड़ा होता है। गामा एमिनो ब्यूटाइरिक अम्ल जो मस्तिष्क में प्रमुख तंत्रिका संचारक है। किसका कार्य करता है? मुख्य रूप से मस्तिष्क में एक प्रमुख तंत्रिका संचारक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल और गामा। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है संरचना और त्रिवेम रसायन। क्या आता है? संरचना और त्रिवेम रसायन। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत सिंपल सी बात है, सामान्य त्रिवेम संरचना। क्या है सामान्य त्रिवेम? तो एक सामान्य एमिनो अम्ल में केंद्र में अल्फा कार्बन परमाणु पर 4 विभिन्न समूह अनाबंधित होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है NH2, एक है कार्बोक्सिलिक, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एल्किल समूह हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्रियलता एवं प्रकाशिक सक्रियता। क्या हमारे पास में क्रियलता एवं प्रकाशिक सक्रियता? फिर हमारे पास में क्रेल कार्बन। तो सबसे पहली बात आती है क्रेल कार्बन क्या? तो सिंपल सी बात है, क्रेल कार्बन के बारे में हम जानते हैं, इसमें कार्बन की संयोजकता क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अल्फा कार्बन से 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं। यह एक असममित या फिर क्रेल केंद्र होता है। कैसा होता है? असममित या फिर क्रेल केंद्र होता है। फलतः ग्लाइसिन को छोड़कर से सभी मानक एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन को छोड़कर से सभी मानक एमिनो अम्ल
प्रकाशिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है। उसके बाद में ग्लाइसिन अपवाद है। तो क्या हमारे पास में तो है कि ग्लाइसिन में क्या है, ग्लाइसिन में पार्श्व श्रृंखला होती है। कैसी होती है, पार्श्व श्रृंखला होती है। जहाँ पर क्या हमारे पास में, यहाँ पर देखिए आर डबल बॉन्ड एच, इस कार्बन सॉरी इसके कारण अल्फा कार्बन पर दो समान हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने से यह अक्रियल हो जाता है तथा प्रकाशिक रूप से क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फिर है डी तथा एल विन्यास। तो ग्लिसरैल्डिहाइड से तुलना करने पर यदि फिशर प्रक्षेप में NH2 समूह लेफ्ट साइड है, कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। प्राकृतिक प्रोटीन में पाए जाने वाले सभी एमिनो अम्ल केवल एल विन्यास ही प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका, अगर लेफ्ट साइड में कौन हो, NH2 हो, तो सिंपल सी बात है वो होगा भी कौन सा, एल एमिनो अम्ल होगा। कौन होगा, एल एमिनो अम्ल। फिर हमारे पास में RS पद्धति, इसमें क्या है, तो इसमें CIP रूल लागू होता है। मतलब क्या है कि प्राकृतिक एल एमिनो अम्ल सामान्यतः एस विन्यास प्रदर्शित करते हैं। हालांकि सिस्टीन इसका अपवाद है, क्योंकि इसकी पार्श्व श्रृंखला CH2SH में सल्फर की उपस्थिति के कारण प्राथमिकता अनुक्रम बदल जाता है और ये आर विन्यास प्रदर्शित करता है। CIP जो है, CIP रूल क्या है, तो CIP रूल तब लागू किया जाता है जब कार्बन कैसा हो, किरल कार्बन हो। कैसा हो, किरल कार्बन हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर CIP रूल लागू करते हैं। CIP में क्या होता है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे आपने EZ भी पढ़ा है, उसमें क्रेल कार्बन तो नहीं है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। उसमें द्वि आबंधित दोनों कार्बन के दोनों तरफ जो परमाणु है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु हो चाहे समूह हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो वहां पर भी CIP रूल लागू किया जाता है। उसमें उच्चतम परमाणु भार वाले को प्राथमिकता दी जाती है, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है उसका परमाणु भार अधिकांश रूप से क्या होगा, अधिक ही होगा। कहीं पर अपवाद हो सकते हैं, बट मोस्टली परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, परमाणु क्रमांक अधिक होने पर परमाणु भार ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की आपस में तुलना करें, तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कम है तो उसका भार भी कम होगा। Cl की बात करें तो Cl का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो भार भी ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास में काफ़ी बार पूछा गया है कि प्राकृतिक अम्लों में डी एमिनो अम्ल क्यों नहीं पाए जाते। हमने एल एमिनो अम्ल के बारे में चर्चा की, लेकिन डी के बारे में चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि ये इसमें पाए नहीं जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि जैविक प्रणालियों में उपस्थित एंजाइम अत्यधिक त्रिविम विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, अत्यधिक त्रिविम विशिष्ट होते हैं। वे केवल एल एमिनो अम्ल को ही सॉरी एल एमिनो अम्ल की विन्यासात्मक संरचना के साथ ही संकुल बना सकते हैं। डी रूप के साथ में नहीं बना पाते, तो डी के साथ में संकुल नहीं बना पाते, इसलिए डी प्रकार के एमिनो अम्ल नहीं पाए जाते। एल के साथ में विन्यासात्मक संरचना के साथ ही संकुल बना पाते हैं, इसलिए एल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं अम्ल क्षार और समविद्युत बिंदु। तो इसमें क्या है हमारे पास में, तो इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से ज्यूटर आयन। क्या पढ़ेंगे, ज्यूटर आयन। नाम भले ज्यूटर आयन है बट मुख्य कुल जो है वो आवेश शून्य है, या फिर इन शॉर्ट कह सकते हैं उदासीन है। एमिनो अम्ल में उभयधर्मी
एमिनो अम्ल प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ लवण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है द्विध्रुवी आयन या फिर ज्विटर आयन। क्या है? द्विध्रुवी आयन या फिर ज्विटर आयन। ये क्या होता है? तो उदासीन विलयन में ठोस अवस्था में कार्बोक्सिलिक समूह अपना एक प्रोटॉन क्या करता है? दान कर। इन शॉर्ट में अगर समझे ज्विटर आयन को तो सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है, एक जो है एक समूह H प्लस का दान करेगा, दूसरा H प्लस का ग्रहण करेगा। तो दान करने पर पॉजिटिव, ग्रहण करने पर नेगेटिव, और ऑल ओवर चार्ज क्या हो जाएगा? उदासीन। जिसे एमिनो समूह का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इसके फलस्वरूप अणु के भीतर एक आंतरिक लवण का निर्माण होता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या था? COOH। इसने एक हाइड्रोजन का क्या किया? निष्कासन किया। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर था NH2। क्या था? NH2। अब सिंपल सी बात है, इसने यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है? COOH। तो यहाँ पर अगर इसका विखंडन करवाए तो COO माइनस और H प्लस आता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से माइनस। और यहाँ पर अपने को पता है कि जब N की बात करें, किसकी बात करें? N की। तो जब भी ये तीन बंध बनाता है तब तो ये रहता है NH3। क्या रहता है? NH3। जैसे ही इसके चार बंध हो जाते हैं, ये हो जाता है NH4 प्लस। तो यहाँ पर देख सकते हो, नाइट्रोजन ने एक बंध कार्बन के साथ बनाया है, तीन हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो कितने हो गए? चार। तो यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ पर क्या है? प्लस। दोनों आवेश बराबर है, समान है। इसका मतलब जो ऑल ओवर चार्ज है वो तो क्या है? शून्य है। बट इसके अंदर ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का निर्माण हो गया। इसलिए ये क्या करते हैं? एक आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं। जैसे आपने NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, NH4 प्लस Cl माइनस पढ़ा होगा। तो ये हमारे पास में ट्विटर आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में विभिन्न पीएच माध्यमों में व्यवहार। तो कहने का मतलब ये है कि पीएच में अगर परिवर्तन किया जाए, पीएच में मुख्य रूप से तीन प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, एक अम्लीय, एक क्षारीय और एक उदासीन। तो जैसे जैसे पीएच में अगर परिवर्तन करते हैं तो उसके गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्विटर आयन की बात करें तो ज्विटर आयन की बात करें तो हमारे पास में क्या है? COO माइनस कार्बोक्सिलिक समूह में हमने क्या किया था? H प्लस का दान कर दिया। समूह प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, जिससे संपूर्ण अणु धनायन में परिवर्तित हो जाता है। समूह किसका ग्रहण कर लेता है? प्रोटॉन का ग्रहण कर लेता है, मतलब H प्लस का। फिर हमारे पास में उदासीन माध्यम की बात करें तो एमिनो अम्ल मुख्य रूप से उदासीन ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं। ज्विटर आयन मतलब वही पॉजिटिव और नेगेटिव। अत्यधिक क्षारीय माध्यम की बात करें तो क्षारक माध्यम में प्रोटॉन खींच लेता है, जिससे NH3 प्लस समूह NH2 में बदल जाता है और संपूर्ण अणु ऋणायन में बन जाता है। क्या बन जाता है? ऋणायन। तो अम्लीय माध्यम में H प्लस ग्रहण करता है, क्षारीय माध्यम में H प्लस यहाँ से जो है इस NH3 से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? कम, जिससे NH3 किस में बदल जाता है? NH2 में। यहाँ पर धनायन प्रकृति होती है, यहाँ पर ऋणायन होती है, और उदासीन में उदासीन रह जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास में समविद्युत बिंदु। ये विशिष्ट पीएच मान जिस पर एमिनो अम्ल पर उपस्थित कुल शुद्ध आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। उस एमिनो अम्ल का समविद्युत बिंदु क्या है? समविद्युत बिंदु क्या हो जाता है? समविद्युत बिंदु कहते हैं, जिससे किसे प्रदर्शित किया जाता है? पीआई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पीआई से। इस पीएच पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर एमिनो अम्ल न तो कैथोड की ओर गमन करता है, न ही एनोड की ओर। दोनों साइड गमन नहीं करता है। ठीक है, गणना के लिए हमारे पास में सूत्र क्या है? तो हमारे पास में सूत्र पी आई बराबर क्या है? हमारे पास में पी आई बराबर हाफ
पी के ए फर्स्ट प्लस पी के ए सेकेंड, ठीक है। उदासीन अम्लों के लिए पी आई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 6.0, कितनी होती है 6.0। एमिनो अम्ल के लिए अगर हम बात करें तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 से कम होगी। क्या होगी, 7 से कम। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एस्पार्टिक अम्ल पी आई कितना है 2.77। क्षारीय अम्लों की अगर बात करें तो इसकी पी आई होगी 7 से ज़्यादा। एग्जाम्पल लाइसिन पी आई 9.74, क्योंकि अपन जानते हैं पीएच के बारे में। तो एमिनो अम्ल का पृथक्करण, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि एमिनो अम्ल को पृथक किया जा सकता है तो कैसे कर सकते। तो ये सिद्धांत क्या है इसके अंदर, तो यह तकनीक तकनीक कौन सी हमारे पास में, वैद्युत कण संचलन सिद्धांत है। यह तकनीक विभिन्न एमिनो अम्ल के समविद्युत बिंदुओं पी आई की भिन्नता और उसके नेट आवेश पर आधारित है। किस पर आधारित है, उसके पी आई की भिन्नता पर है और उसका जो कुल चार्ज है, उसका जो नेट आवेश है उस पर आधारित है। कार्यप्रणाली क्या है, तो मिश्रण को एक निश्चित पीएच वाले बफर से भीगे हुए फिल्टर पत्र या फिर जेल पर स्थापित किया जाता है। और क्या होगा फिर, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, किस पर करे, बफर से भीगे हुए फिल्टर पेपर पर या फिर जेल पर स्थापित। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीएच और पीआई दोनों के बारे में है। यदि माध्यम का क्या है, यदि माध्यम का पीआई अधिक है, किससे अधिक है, पीएच से अधिक है, क्योंकि क्या है, पीएच इज लेस देन पीआई, क्योंकि पीएच का जो मान है वो पीआई से क्या है, कम है। तो एमिनो अम्ल धनावेशित होगा। कौन सा होगा, धनावेशित। कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर, क्योंकि प्लस माइनस की ओर जाता है और माइनस प्लस की ओर। अब अगर पीएच का मान पीआई से ज्यादा है, पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, तो ये ऋणावेशित होगा। और ऋणावेशित कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। अगर मान लो पीएच और पीआई दोनों के मान इक्वल है, इसका मतलब स्थिर रहेगा, ना तो एनोड की तरफ जाएगा ना ही कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि ना तो पॉजिटिव प्रकृति हो रही है ना ही नेगेटिव प्रकृति से हो रही है। तो सिंपल सी बात है, फिर ना तो लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है। फिर आता है हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी। क्या आता है, क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट है हमारे पास में कागज क्रोमेटोग्राफी। क्या है, कागज क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या है, यह पृथक्करण की अत्यंत सरल विधि है। कैसी विधि है, सरल विधि है। एमिनो अम्लों के धब्बों को कागज पर लगाकर कार्बनिक विलायक में रखा जाता है। तो एमिनो अम्ल के जो धब्बे है उसको कागज पर लगाकर किस में रखते हैं, कार्बनिक विलायक में रखते हैं। विलायक के आगे बढ़ने के साथ पार्श्व श्रृंखला की ध्रुवता के आधार पर, किसके आधार पर, पार्श्व श्रृंखला की ध्रुवता के आधार पर भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल अलग अलग दूरी तय करते हैं। तो भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल अलग अलग दूरी तय करेंगे। अंत में निनहाइड्रीन अभिकर्मक छिड़ककर बैंगनी रंग के धब्बे प्राप्त किए जाते हैं। क्या छिड़का जाता है, निनहाइड्रीन छिड़का जाता है, जिससे कौन से धब्बे प्राप्त होते हैं, बैंगनी रंग के धब्बे प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, उसके बाद में फिर हमारे पास में दूसरे प्रकार की आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। कौन सी है, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी है। यह सर्वाधिक शुद्ध, कैसी है ये सर्वाधिक शुद्ध है। कैसी है, सर्वाधिक शुद्ध है, सर्वाधिक शुद्ध भी है और साथ साथ में कैसी है, आधुनिक मात्रात्मक विधि है। कैसी है, आधुनिक मात्रात्मक विधि है। इसमें सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइन रेजिन कैटाइन एक्सचेंजर का उपयोग स्तंभ में किया जाता है। इसके प्रभाव में अम्लीय एमिनो अम्ल स्तंभ से सर्वप्रथम बाहर निकलते हैं, जबकि क्षारीय एमिनो अम्ल अंत में प्राप्त होते हैं। तो इससे क्या हमारे पास में क्या मिला रहे, इसमें मिला रहे सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन, तो हम बोलते हैं कैटायन एक्सचेंजर। इसमें क्या है हमारे पास में, इसमें अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अम्ल पहले बाहर निकल जाते हैं और क्षार बाद में बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में आता है अल्फा एमिनो अम्ल का विरचन। तो
इसके लिए हमारे पास में 4 सबसे ज़्यादा फेमस विधियां हैं। कौन कौन सी 4 फेमस विधियां हैं उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यह शुद्ध प्राथमिक अल्फा एमिनो अम्ल के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अल्फा एमिनो अम्ल के निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें पोटेशियम थैलिमाइड की अभिक्रिया अल्फा हेलोजनीकृत एस्टर के साथ करवाई जाती है। किसके साथ में करवाई जाती है? अल्फा हेलोजनीकृत एस्टर के साथ कराई जाती है। इसके पश्चात प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करने पर इसका इस प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। इसका मुख्य लाभ क्या है कि इसमें द्वितीयक और तृतीयक एमिनो और एमीन बनने जैसी पॉली एल्किलीकरण की समस्या नहीं होती है। तो इसमें द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनने जैसी कोई भी समस्या नहीं आती है। फिर हमारे पास में आता है नेक्स्ट नंबर 2 पर आता है स्ट्रेकर संश्लेषण। इसमें क्या है? यह औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। औद्योगिक स्तर पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब किसी एल्डिहाइड को अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण के साथ उपचारित किया जाता है तो सर्वप्रथम अल्फा एमिनो नाइट्राइल बनता है। क्या बनता है? अल्फा एमिनो नाइट्राइल बनता है। इस नाइट्राइल का अम्लीय माध्यम में पूर्ण अपघटन करने पर वांछित अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो हमारे पास में देख सकते हैं एल्डिहाइड है, हमारे पास में NH3 है, हमारे पास में क्या है? NH3, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? अमोनिया। HCN, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। इसके आपस में अभिक्रिया करवा रहे, क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया करवा रहे। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है? अल्फा एमिनो नाइट्राइल। उसके बाद में वापस क्या कर रहे हैं? तो वापस इसका जल की उपस्थिति में किसके साथ में करवा रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो HCl है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब अम्ल और जल दोनों के साथ में अभिक्रिया है। तो अपन कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में जलीय अपघटन करने पर। तो यहाँ पर देख सकते हो RCHNH2COOH। तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? तो ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। साथ में क्या है? NH4Cl, जिसको हमने जस्ट थोड़ी देर पहले याद किया था। याद करते ही सीधा आ गया। फिर हमारे पास में अपचयी एमिनीकरण। तो इसमें क्या, जब अल्फा कीटो अम्ल को अमोनिया के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ में? अमोनिया के साथ मिलाते हैं, तो इमीन मध्यवर्ती बनता है जिसका H2 या फिर Na या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर सीधा अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। जैविक प्रणालियों में भी ट्रांस एमिनेशन प्रक्रिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर आता है हमारे पास में हेलवोलार्ड जेलिस्की अभिक्रिया द्वारा। ये तो आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है। हेलवोलार्ड, आपने 12th क्लास के अंदर भी इसका जिक्र सुना होगा। सर्वप्रथम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस या फिर ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर अल्फा ब्रोमो अम्ल बनाया जाता है। तत्पश्चात इसकी अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य से कराने पर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन द्वारा ब्रोमीन परमाणु का प्रतिस्थापन एमिनो समूह द्वारा होता है, जिसको आपने BSc 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ा है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। तो एस्टीकरण में क्या है कि शुद्ध HCl गैस की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एमिनो अम्ल के एस्टर हाइड्रोक्लोराइड बनते। क्या बनते हैं? एस्टर अम्ल के, एमिनो अम्ल के एस्टर हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में डी कार्बोक्सिलीकरण। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो जाता है तथा प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, जैसे हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनना। फिर है
टू की बात करें तो NH2 भी दो प्रकार के दर्शाता है। एक है हमारे पास में एसिलीकरण और एक है निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन एसिटिली में क्या है तो अम्ल क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर एमिनो समूह का क्या हो जाता है, एसिटिलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिटिलीकरण हो जाता है, जिससे हमारे पास में क्या है NSI व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और निनहाइड्रीन परीक्षण में क्या है तो एमिनो अम्ल का गुणात्मक परीक्षण है। कैसा है, गुणात्मक परीक्षण है। एमिनो अम्ल को निनहाइड्राइन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर एक नीले बैंगनी रंग का संकुल प्राप्त होता है। कौन से कलर का, नीले बैंगनी कलर का संकुल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूहेमेंस पर्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूहेमेंस पर्पल कहा जाता है। तो ये याद रखना नाम, रूहेमेंस पर्पल। फिर है दोनों समूहों की संयुक्त अभिक्रिया पेप्टाइड बंध का निर्माण। ये आपके प्रोटीन में काम आएगा। तो जब एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह के साथ संघनित होता है तो जल का एक अणु का क्या होता है, विलोपित हो जाता है। जल का एक अणु क्या होगा, विलोपित होगा, क्योंकि अगर सारी संयोजकताएं संतुष्ट रहेगी तो नया बंध बनना संभव नहीं होगा। तथा एक एमाइड सहसंयोजक बंध निर्मित करता है जिसे पेप्टाइड बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अल्फा बीटा और गामा एमिनो अम्ल में तुलनात्मक अंतर। ताप का प्रभाव इन तीनों प्रकार के एमिनो अम्ल को विभेदित करने की सबसे अचूक विधि है। मतलब ताप में परिवर्तन करके इन तीनों को विभेदित किया जा सकता है। फिर NH2 की स्थिति के आधार पर अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन की अल्फा बीटा गामा ही है। तो NH2 की स्थिति क्या रहेगी, अल्फा बीटा गामा। उदाहरण हमारे पास में क्या है, ग्लाइसिन, एलानीन, बीटा एलानीन और गाबा। फिर ऊष्मा ताप का प्रभाव की बात करें, अंतर अणुक संघनन द्वारा 2,5 डाइकेटो पाइपराजीन मतलब एक 6 सदस्यीय चक्रीय डाइएमाइड बनाते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, अंतर अणुक संघनन द्वारा। किसके द्वारा, अंतर अणुक संघनन द्वारा क्या बनता है, 2,5 डाइकेटो पाइपराजीन। और इसमें क्या है, अमोनिया गैस का विलोपन करके अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल जैसे एक्रिलिक अम्ल बनते हैं। और इसमें क्या है, अंतरणुक संघनन द्वारा जल अणु त्याग कर अत्यंत स्थायी 5 सदस्यीय चक्रीय लैक्टम जैसे क्या है, ब्यूटारो लैक्टम, क्या है, ब्यूटारो लैक्टम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्यूटारो लैक्टम प्राप्त होता है। फिर हमारे पास में इसमें रासायनिक विश्लेषण एवं परीक्षण। तो निम्न हाइड्राइन परीक्षण की बात करें तो मुक्त एमिनो समूह की उपस्थिति के कारण बैंगनी रंग देता है। कैसा देता है, बैंगनी, प्रोपिल अपवाद स्वरूप पीला देता है। फिर है ब्यूरेट परीक्षण। यदि विलयन में 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बंध उपस्थित हो तो एक कॉपर आयनों के साथ क्षारीय माध्यम में बैंगनी गुलाबी रंग देता है। कैसा देता है, बैंगनी गुलाबी रंग देता है। जेंथोप्रोपिक परीक्षण में क्या है तो जिन एमिनो अम्ल में एरोमेटिक बेंजीन वलय होती है वे सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर पीला रंग देते हैं। कैसा देते हैं, ये बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा करता है, बैंगनी। ये बैंगनी गुलाबी करता है और ये पीला, अलग अलग कलर शो करने के कारण का परीक्षण के द्वारा आसानी से पता किया जा सकता है। फिर एक ग्लाइसिन का विस्तृत अध्ययन, विशिष्ट अध्ययन। तो ग्लाइसिन सबसे सरलतम और एकमात्र प्रकाशिक निष्क्रिय अमीनो अम्ल है। फिर अब प्रयोगशाला विरचन। तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल से, जब मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल को अमोनिया के आधिक्य के साथ उपचारित किया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा ग्लाइसिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लाइसिन। यहाँ पर देख सकते हैं मोनोक्लोरो बोला, इसका मतलब Cl कितना है, एक है। तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल को अमोनिया के आधिक्य में कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, तो हमारे यहाँ पास प्राप्त हो गया, ग्लाइसिन प्राप्त हो गया। फिर है भौतिक एवं रासायनिक गुण। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा। इसका गलनांक 233 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल में अत्यधिक विलय परंतु अल्कोहल में अविलय होता है। उदासीन पीएच पर ज्विटर आयन के रूप में रहता है जिसका सम विद्युत बिंदु Pi
5.97 है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह हिप्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? हिप्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया कौन सी है? तो अभिक्रिया है हमारे पास में शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया। कौन सी है? शॉर्टन बाउमैन अभिक्रिया। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस भी है इसके साथ में। जैसे ज्यूटर आयन क्या है, इसकी संरचना स्पष्ट करें तो हमने ज्यूटर आयन के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक से H+ का त्याग होता है और NH2 का NH3 में परिवर्तन हो जाता है। Pi की बात करें तो Pi के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वह निश्चित पीएच माध्यम जिस पर एमिनो अम्ल के अणु पर कुल नेट विद्युत आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य, जिसमें हमने तुलनात्मक रूप से भी पढ़ा था। फिर स्टेकर संश्लेषण की रासायनिक की क्रियाविधि, ये बी पार्ट के अंदर पूछा जाता है। किसके अंतर्गत? बी पार्ट के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले पार्ट ए के क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट बी के क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने एमिनो एसिड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स की वीडियो है। तो अगर हम इसको लेंथी पढ़ेंगे तो फिर हम ए और बी पार्ट कब पढ़ेंगे? तो इसलिए बने रहे अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट ए के साथ में। टेक केयर।